तो आज हम कक्षा 10 के भूगोल की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमें एक सफर पर ले जाते हैं। मतलब जमीन के नीचे दबे एक खनिज से शुरू करके फिर खेतों कारखानों से गुजरते हुए और आखिर में उन सड़कों और ट्रेनों तक जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती हैं। ये सिर्फ परीक्षा के विषय नहीं है, ये हमारे देश की धड़कन है ना? और मजे की बात यह है कि ये सब अलग अलग नहीं है। ये एक जंजीर की कड़ियों की तरह है। अगर एक कड़ी टूटी तो पूरी व्यवस्था पर असर पड़ता है। आज हम इसी जंजीर को समझने की कोशिश करेंगे कि एक चीज दूसरी से कैसे जुड़ी है और क्यों इतनी जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए पहली और सबसे बुनियादी कड़ी से शुरू करते हैं, संसाधन। जब हम ये शब्द सुनते हैं रिसोर्स, तो दिमाग में कोयला, पेट्रोल, जंगल यही सब आता है। लेकिन नोट्स कहते हैं जो वस्तु मानव की आवश्यकता पूरी करे वो संसाधन है। ये तो बहुत ही व्यापक परिभाषा है। इस हिसाब से तो हवा और पानी से लेकर हमारे स्मार्टफोन तक सब कुछ संसाधन हुआ। बिल्कुल। और यहीं से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं, क्योंकि अगर सब कुछ संसाधन है तो उसे समझने के लिए हमें उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटना पड़ता है। और ये वर्गीकरण ही हमें किसी संसाधन की असली कीमत, उसकी सीमाएं और उसके इस्तेमाल से जुड़ी जिम्मेदारियां समझाता है। तो पहला वर्गीकरण है कि कोई चीज जिंदा है या नहीं, यानी जैव और अजैव। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, जैसे पेड़ पौधे और जानवर जैव हो गए और चट्टाने खनिज अजैव। लेकिन मेरा एक सवाल है, मिट्टी को हम क्या कहेंगे, जैव या अजैव? क्योंकि उसमें केंचुए और करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो जिंदा हैं, लेकिन मिट्टी खुद तो चट्टानों के टूटने से बनती है। अच्छा, और ये एक बेहतरीन सवाल है और ये दिखाता है कि ये वर्गीकरण कितने पेचीदा हो सकते हैं। ज्यादातर भूगोलवेत्ता मिट्टी को एक अजैव संसाधन ही मानते हैं, क्योंकि उसका जो मूल आधार है वो खनिज है। लेकिन जैसा आपने कहा, उसके जैविक घटकों के बिना वो उपजाऊ हो ही नहीं सकती। हाँ। तो ये एक तरह से दोनों दुनियाओं के बीच का पुल है। ये प्रकृति का एक अद्भुत मिश्रण है, जहां निर्जीव सजीव को जीवन देता है। अच्छा, और इसके बाद एक ऐसा वर्गीकरण आता है जो आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मतलब क्या वो चीज वापस बन सकती है या नहीं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये तो नवीकरणीय है। सूरज कल भी उगेगा, हवा भी चलेगी। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम, वो अनवीकरणीय है। उन्हें बनने में लाखों साल लगे और हम उन्हें कुछ 100 सालों में ही खत्म कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे पास एक बैंक अकाउंट हो जिसमें पैसे जमा तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम बस खर्च किए जा रहे हैं और एक दिन वो अकाउंट खाली हो जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए आज पूरी दुनिया सौर और पवन ऊर्जा की तरफ भाग रही है, क्योंकि वो एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह हैं जिसमें रोज पैसे आते हैं। और यहीं पर बात सिर्फ भूगोल से निकलकर सीधे सीधे समाज और राजनीति में चली जाती है। जब हम ये सवाल पूछते हैं कि इन चीजों का मालिक कौन है, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। हाँ, कुछ चीजें आपकी अपनी है, जैसे आपका घर, ये हुआ व्यक्तिगत संसाधन। कुछ पूरे मोहल्ले या गांव की हैं, जैसे कोई पार्क या तालाब, ये सामुदायिक हो गया। फिर आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर तो देश की सीमा के अंदर हर चीज, नदियां, जंगल, खनिज, सब राष्ट्र की संपत्ति है। लेकिन यहीं से असली टकराव शुरू होता है। कैसे? जब सरकार कहती है कि किसी गांव की जमीन के नीचे मिला कोयला एक राष्ट्रीय संसाधन है, तो इसका मतलब है कि देश उसका मालिक है। पर वो जमीन तो उस गांव के लोगों की है, जो शायद सदियों से उसे अपना सामुदायिक संसाधन मानते आए हैं। समझी। यानी ये वर्गीकरण सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि भारत की कई बड़ी बहसों का केंद्र है। विकास बनाम विस्थापन या राष्ट्रीय हित बनाम स्थानीय अधिकार। बिल्कुल। और एक चौथा प्रकार भी है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे खुला समुद्र, जो किसी एक देश का नहीं, सबका है। और जब हम इन संसाधनों के इस्तेमाल की बात करते हैं तो उन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इस्तेमाल करते रहें और संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो ये संसाधन रहेंगे ही नहीं। हमारे नोट्स में मृदा संरक्षण यानी मिट्टी को बचाने पर काफी जोर दिया गया है। मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन, सुनने में ये बहुत अकादमिक शब्द लगता है, लेकिन इसका सीधा मतलब है खेत की जान निकल जाना। मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत, जो बस कुछ इंच की होती है, उसे बनने में हजारों साल लगते हैं। और वो बारिश के पानी या तेज हवा से कुछ ही घंटों में बह सकती है। तो इसे रोकने के क्या तरीके हैं? देखिए, जो तरीके बताए गए हैं वो कमाल के हैं।
वो दिखाते हैं कि इंसान ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाना कैसे सीखा है। सबसे पहला और आसान तरीका है पेड़ लगाना, वृक्षारोपण। अच्छा, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं? हाँ, एक जाल की तरह पकड़ लेती हैं और उसे बहने नहीं देती। फिर कुछ कृषि की तकनीकें भी हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में समोच्च जुताई। इसका मतलब है ढलान पर गोल गोल हल चलाना एक ही ऊंचाई पर। जी, इससे पानी के लिए हर कदम पर एक छोटी दीवार जैसी बन जाती है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और मिट्टी बहने से बच जाती है। और इसी का एक और सुंदर रूप है सीढ़ीदार खेती। बिल्कुल, मैंने इसे उत्तराखंड और हिमाचल के गांव में अपनी आंखों से देखा है। सुबह की धुंध में वो खेत किसी कलाकृति से कम नहीं लगते। वो सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे पूर्वज पर्यावरण के साथ संतुलन बनाना कितना बखूबी जानते थे। नोट्स में एक और दिलचस्प तकनीक का जिक्र है, पट्टी खेती, यानी फसलों की कतारों के बीच में घास की पट्टियां छोड़ देना। हाँ, ये घास की पट्टियां हवा के लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं, उसकी रफ्तार को तोड़ देती हैं और मिट्टी को उड़ने से बचाती हैं। कितना सरल और कितना असरदार है ये। मिट्टी की ही तरह पानी भी एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, और आज भारत में पानी का संकट तो गहराता ही जा रहा है। नोट्स में जल संरक्षण के पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों की बात की गई है। हाँ, एक तरफ भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल बहुउद्देशीय बांध हैं जो सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण जैसे कई काम एक साथ करते हैं। पर अब इन बड़े बांधों पर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि इनके कारण बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, जंगल डूब जाते हैं। सही कहा, और यही वजह है कि अब ध्यान विकेंद्रीकृत तरीकों पर वापस जा रहा है, जैसे वर्षा जल संचयन, बारिश के पानी को सहेजना। हाँ, ये सुनने में इतना सरल और असरदार लगता है। राजस्थान के कई हिस्सों में आज भी घरों में टांका या कुंड होते हैं जहां छत का पानी इकट्ठा किया जाता है। वो लोग आज भी पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर नहीं हैं। ये तकनीकें आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। और इन तरीकों की सबसे ज्यादा जरूरत शायद उस सेक्टर को है जो पानी पर ही जिंदा है। हमारी खेती। हाँ, भारत की आधी से ज्यादा आबादी की रोजी रोटी आज भी इसी से चलती है। खेती हमारे लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल, और भारतीय कृषि का पूरा कैलेंडर मौसम के हिसाब से चलता है। हमारे यहाँ 3 मुख्य फसली मौसम हैं, खरीफ, रबी और जायद। ये नाम ही दिखाते हैं कि हमारी खेती प्रकृति की लय से कितनी जुड़ी हुई है। खरीफ यानी मानसून की फसलें। जब जून जुलाई में पहली बारिश होती है तो धान, मक्का, कपास जैसी फसलें बोई जाती हैं, जिन्हें खूब पानी चाहिए। ये फसलें भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। फिर जब मॉनसून चला जाता है और हल्की ठंड शुरू होती है, तब अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं। गेहूं, चना, सरसों, इन्हें ठंडे और शुष्क मौसम की जरूरत होती है। उत्तर भारत की सर्दियों का मतलब ही है सरसों के पीले खेत और गेहूं की बालियां। और इन दोनों के बीच गर्मियों में जब खेत खाली होते हैं, तब एक छोटी फसल ली जाती है, जायद। तरबूज, खरबूज, खीरा। हाँ, गर्मी से राहत देने वाली फसलें। ये चक्र दिखाता है कि हमारे किसानों ने जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखा है। लेकिन अब इस चक्र पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है ना? बहुत बड़ा खतरा। बेमौसम बारिश रबी की फसल को बर्बाद कर देती है और मानसून में देरी खरीफ की बुआई को मुश्किल बना देती है। खेती की जो समस्याएं नोट्स में बताई गई हैं, जैसे छोटे खेत और सिंचाई की कमी, वो इस नई चुनौती के सामने और भी गंभीर हो गई हैं। तो हमने जमीन और पानी की बात की और उन पर उगने वाली फसलों की भी, लेकिन एक किसान के खेत में उगा हुआ कपास अपने आप टी शर्ट तो नहीं बन जाता, और जमीन के नीचे मिला लौह अयस्क खुद ब खुद कार का दरवाजा नहीं बन जाता। बिल्कुल, यहीं पर कहानी का अगला और शायद सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल, उद्योग, यानी कच्चे माल को ज्यादा कीमती और उपयोगी चीजों में बदलना। और कोई भी उद्योग कहीं भी नहीं लग जाता, उसके पीछे ठोस भौगोलिक और आर्थिक कारण होते हैं। हाँ, नोट्स में इसकी एक बहुत अच्छी चेकलिस्ट दी गई है। जो बहुत तार्किक है। सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए। सही है, चीनी मिलें गन्ने के खेतों के पास ही लगेंगी, क्योंकि गन्ना कटने के बाद अगर दूर ले जाया जाए तो उसका रस सूख जाता है। फिर आपको काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, बाजार चाहिए जहां आप अपना सामान बेच सकें, और इन सब को जोड़ने के लिए परिवहन, कच्चा माल फैक्ट्री तक लाने और तैयार माल बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कें, रेल, बंदरगाह सब चाहिए। ये तो हुए पारंपरिक कारक। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में एक 5वां शायद सबसे जरूरी कारक भी जुड़ गया है, सरकार की नीतियां। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? साधन, लेकिन सरकार ने वहां नीतियां बनाई,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर टैक्स में छूट दी, 2400 घंटे बिजली और बेहतरीन कनेक्टिविटी सुनिश्चित की। नतीजा, आज वो भारत का एक बड़ा कॉरपोरेट और औद्योगिक हब है। वाह, इससे पता चलता है कि सही नीतियों से भूगोल को भी बदला जा सकता है। बिल्कुल। और यही पर हमारे नोट्स का आखिरी और सबसे जरूरी विषय आता है, जिसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा गया है। परिवहन और संचार। हाँ, ये वो नसें हैं जो देश के हर हिस्से में खून यानी सामान, लोग और जानकारी पहुंचाती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ सड़कें और रेल लाइनें नहीं हैं, ये आर्थिक गतिविधियों के गलियारे हैं। जैसे सड़क परिवहन हमें गांव-गांव, घर-घर तक जोड़ता है, और रेल परिवहन भारी सामान और लाखों लोगों को लंबी दूरी तक ले जाने का सबसे सस्ता और प्रभावी जरिया है। वायु परिवहन ने तो दुनिया को छोटा कर दिया है, और जल परिवहन आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है। और इन जीवन रेखाओं का असर कितना गहरा होता है, इसका एक उदाहरण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। ये सिर्फ 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने दिल्ली से मुंबई तक माल भेजने का समय लगभग आधा कर दिया। इसका मतलब है कि राजस्थान का किसान अपनी सब्जियां मुंबई के बाजार में ताज़ा बेच सकता है, जिससे उसे बेहतर दाम मिलते हैं। तो ये एक सड़क नहीं, बल्कि लाखों किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक अवसर का एक गलियारा है। बिल्कुल। और परिवहन के साथ साथ संचार के साधन भी उतने ही जरूरी हैं। सोचिए, इंटरनेट के बिना आज व्यापार कैसा होगा? कल्पना भी नहीं कर सकते। एक किसान अब ऐप पर मौसम का हाल और मंडी का भाव देखकर फैसले लेता है। एक छोटा कारीगर अपनी बनाई चीजें ऑनलाइन पूरी दुनिया में बेच सकता है। सूचना का प्रवाह आज सामान के प्रवाह जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इसी में पर्यटन भी जुड़ जाता है, जो रोजगार पैदा करता है और दुनिया को हमारी संस्कृति से जोड़ता है। ये सब मिलकर ही देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। तो आज की हमारी चर्चा एक बहुत छोटे से विचार, संसाधन से शुरू हुई थी, और हम देखते गए कि कैसे वो मिट्टी, पानी, खेती से होता हुआ कारखानों और फिर उन सड़कों, ट्रेनों और इंटरनेट तक पहुंचा, जो पूरे देश को एक धागे में पिरोते हैं। ये सारे विषय वाकई एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या? हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की बात की। हमारी परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो हैं जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जैसे खुला समुद्र। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है और इंसान चांद या मंगल पर पहुंच रहा है, वहां मिलने वाले संसाधनों का क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या चांद पर मिला पानी या हीलियम-3 एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाएगा? और अगर हाँ, तो उसका प्रबंधन कौन करेगा? हमारे बनाए नियम क्या अंतरिक्ष पर भी लागू होंगे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आने वाली पीढ़ियों को बहुत सोचना होगा।